सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। और आप दोस्तों, आज हम पीटीटी और जो बीएसटीसी के लिए जो शिक्षण मेथड है उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं, ठीक है। और आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से, इन क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से जो इतने भी जो शिक्षण एटीट्यूड से या जो शिक्षण मेथड है उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सोल्व करेंगे। और साथ के साथ ही आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन आंसर करते करते आपको इस बात की समझ हो जाएगी कि किस प्रकार के हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से कितनी सावधानीपूर्वक उनका आंसर देना होता है। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं तो उनमें अधिकांश जो ऑप्शन होते हैं वे सभी एक जैसे नज़र आते हैं हमें, क्योंकि सभी सही लगते हैं। लेकिन एक एक ऑप्शन को आप बारीकी से ध्यान पढ़ें और उनमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेहतरीन हो सकता है। तो ध्यान रखना। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, व्यावसायिक निर्देशन के पश्चात एक बालक सक्षम होता है। यदि बालक को व्यवसाय से संबंधित निर्देशन दे दिया जाए या उसको सिखा दिया जाए या उसकी शिक्षा दे दी जाए उसे, तो बालक उसके बाद में किस चीज़ में सक्षम हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, किस बात में सक्षम हो सकता है। क्या वो व्यवसाय प्राप्त करने में सक्षम होगा, या व्यवसाय का चयन करने में सक्षम होगा, या स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होगा, या व्यवसाय के विश्लेषण में सक्षम होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यवसाय प्राप्त करने के बाद में एक बालक जब उसको व्यवसाय से संबंधित नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो वह अपने व्यवसाय का चयन करने में सक्षम हो जाएगा कि उसको कौन सा व्यवसाय चयन करना है। उसको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, उसको डॉक्टर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर बनना है, या कुछ और बनना है। तो उसके बाद में ध्यान रखिएगा वो अपना व्यवसाय क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है व्यवसाय का चयन करने में वो क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और साथ के साथ आप ध्यान रखना, साथ के साथ आप क्या कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और उसके साथ में आप आंसर भी देखिए कि आपका सही है कि नहीं है। तो मेरे बताने से पहले आप एक पेन कॉपी ले लें और उसमें अपना आंसर लिखें कि कितने सही हैं कितने नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है उसमें जो भारत सरकार है वो शिक्षा को क्या मानती है। तो जो भारत सरकार है आपको पता है इसने समय समय पर बहुत सारी शिक्षा नीति लेकर के आई है। शिक्षा नीति से संबंधित अनेक और भी योजना लाई है। और साथ में ही ध्यान रखिएगा शिक्षा नीति में सुधार भी होता रहा है। जैसा कि अभी आपको पता है बालकों के लिए जो नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं उसमें भी काफ़ी सुधार है और हर बार नया नया सुधार लेकर के आए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको क्या मानती है इस भारत सरकार, एक उपभोग सामग्री के रूप में मानती हैं, पूंजी निवेश के रूप में मानती हैं, अथवा आमदनी का साधन मानती है, अथवा इसे एक तरह का खर्चा मानती है। वे का मतलब होता है खर्चा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत सरकार बहुत अच्छा काम करती है और इसको एक तरह से ध्यान रखिएगा क्या मानती है वो पूंजी निवेश। जिस तरह से हम अपन किसी जो कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पर पूंजी निवेश करके उसको अच्छा कर सकते हैं। तो उसी तरह से भारत सरकार होती है जो हमारे ऊपर ध्यान रखेगा इसको एक पूंजी के रूप में मानती है और ये शिक्षा हमें और भी आगे बढ़ाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, पूंजी निवेश। पूंजी निवेश कर आगे देखिए, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले से आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक कार्यक्रम था जो कि चलाया गया था, ठीक है। और ये स्कूलों से संबंधित था। तो स्कूलों में जो सुधार से संबंधित प्रोग्राम चलाया गया था तो उसके लिए चलाया गया था ये। और देखें क्या ऑप्शन हैं इसके। देखो ऑप्शन है, प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार है तो कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करने से, या अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने से। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना या अध्यापकों द्वारा इसकी ये करना, और या इसका कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं कि कम से कम 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य था, जो इसका मेन उद्देश्य था दोस्तों वह था ध्यान क्या, प्राथमिक जो स्तर है, प्राथमिक स्कूलें हैं उनमें क्या करना, उनकी जो सुविधा है उनमें क्या करना, सुधार करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था, अर्थ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है,
संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, ये कथन है क्या है? सत्य हैं, लगभग सत्य हैं, कटु सत्य हैं, असत्य हैं। तो दोस्तों जो संप्रेषण जो कौशल होता है, ध्यान रखिएगा, इसको अर्जित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। और संप्रेषण का मतलब क्या होता है? जो अपनी बातचीत करने का तरीका या अपने जो भाव होते हैं किसी व्यक्ति के तक जो पहुंचाने का जो एक तरीका होता है, वही ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अपने विचारों को या विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में किया जा सकता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है कौन? संप्रेषण कौशल। और जिसका अपने विचारों को एक दूसरे को बताने का या उस तक पहुंचाने का जो सीधा एकदम सरल तरीका होता है, वो भी संप्रेषण होता है। आपके विचार आप दूसरे को जितनी अच्छी तरीके से दूसरे को बता सकते हो, उतने ही आप क्या जो संप्रेषण है उतना ही आपका प्रभावपूर्ण होगा और दूसरे पे इस चीज़ का इतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ये बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य बात है कि संप्रेषण अर्जित किया जा सकता है, ये बात एकदम सत्य है। और संप्रेषण एकदम सुस्पष्ट और एकदम साफ होना चाहिए कि दूसरे को अपनी बातें अथवा विचार आसानी से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। तो जो किसी भी व्यक्ति की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो उसकी मानसिक स्थिति पर, आवश्यकता पर, रुचि पर अथवा क्षमता अथवा दक्षता पर। तो कोई भी व्यक्ति सफल होगा या नहीं होगा या उसकी जो सफलता है निर्भर करती है वो उसकी मानसिक स्थिति, आवश्यकता, रुचि, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। लेकिन इनमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा वो होगा कौन सी? उसकी क्षमता और दक्षता। यदि व्यक्ति में क्षमता और दक्षता नहीं है और उसमें यदि रुचि है, आवश्यकता भी है उसकी, पर उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक ठाक है, लेकिन ध्यान रखना अगर उसमें क्षमता और दक्षता नहीं है तो वह सफलता प्राप्त करने में उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं करता, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है वो है उसकी क्षमता और दक्षता पर ही उसकी सफलता क्या करती है? किसी भी व्यक्ति की निर्भर करती है। यदि उसकी रुचि भी है और यदि उसमें क्षमता नहीं है अथवा दक्षता नहीं है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा व्यक्ति में क्षमता और दक्षता अपने कौशल होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी बात को स्वीकार करता हूँ यदि, क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ क्या कि वो किसी बड़ी व्यक्ति द्वारा कही गई है, या अपने ने ही किसी ने बोला है उसको, अपने ही उसी व्यक्ति ने बोला है, या मेरे सबसे अच्छे मित्र ने बोला है इसलिए ग्रहण करता हूँ। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। उस बात को ग्रहण करने का जो सबसे अच्छा जो ध्यान रखिएगा उसका तरीका है ग्रहण करने का, उसके पक्ष में जो प्रमाण है, मैं तब उस बात को ग्रहण करूँगा। ध्यान रखिएगा उसके पक्ष में क्या होंगे? प्रमाण होंगे, तब उस बात को हम ग्रहण करेंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बालक की नींव प्राथमिक स्तर पर अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः ये उसका कार्य है। बिल्कुल सही है। देखो प्राथमिक स्तर पर जो बालक की नींव रखी जाती है या जो नींव को मजबूत करने का कार्य करता है वह एक शिक्षक ही कर सकता है। ठीक है, यदि उसके कौशल, संप्रेषण या बहुत सारे जो और भी अन्य कौशल होते हैं उसके, तो वह यदि स्टार्टिंग से उसके जो कौशल होंगे वो मजबूत नहीं होंगे तो वो आगे जा कर के उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे उसको लिखने, पढ़ने या अपनी बातचीत को किसी दूसरे को बताने का तरीका, ये सब कुछ होती। तो इन सब कमियों को पूरा करने का कार्य ही कौन करता है? अध्यापक करता है। कौन करता है? अध्यापक करता है। और अध्यापक के द्वारा ही ध्यान रखिएगा ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, क्योंकि बालक की जो प्रथम सीढ़ी होती है, ध्यान रखिएगा जो इसको नींव मानी जाती है वो प्राथमिक स्तर ही मानी जाती है, जब बालक को सबसे सर्वप्रथम कहाँ पे? विद्यालय में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा महत्वपूर्ण कार्य। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। यदि बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। देखो ज़्यादा भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए कि वो बिगड़ जाए, ये बात सही है। लेकिन देखो ऑप्शनों को पढ़ा करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। ये ठीक है, बच्चों को ज़्यादा स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है बात। बच्चों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। देखो ये गलत बात है, यहाँ पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ रोक टोक करना गलत बात है, लेकिन रोक टोक बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप इस प्रकार की रोक टोक नहीं करोगे बच्चे तो गलत रास्ते पे जा सकते हैं।
तो देख रखना उनके रोक टोक भी बहुत ज़रूरी होती है। चलो ये भी बात ध्यान रखना, एकदम गलत है ये, तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। बच्चों को सदैव दंड, देखो दंड का तो नाम ही नहीं आना चाहिए सबसे पहले। तो आप शिक्षण एप्टीट्यूड पढ़ते हो या शिक्षा का क्षेत्र होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो दंड का शब्द का यूज ही बहुत ही कम किया जाता है या किया ही नहीं जाता, यूँ मान के चलिए। आपके सामने यदि ऑप्शन में दंड आ गया, नकारात्मक बातें आ गई, डांटना, फटकारना, लड़ना झगड़ना या उसको कुछ भी उसको नकारात्मक दिखाना, उसकी इंसल्ट करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग शिक्षा में नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ठीक है। बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, देखो देखो कितना प्यारा ऑप्शन है, बच्चों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने, सारी जितनी भी ये ऊपर बातें बोली है उन सभी की बातों को यहाँ पे एक ऑप्शन में शामिल कर दिया। जितनी भी ऊपर बातें बोली गई है उसको एक ही ऑप्शन में शामिल कर दिया कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, यहाँ दिया जाए, अत्यधिक दी जाए नहीं, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना भी चाहिए जिससे कि वो गलत रास्ते पर नहीं जा सके। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा द। अगला देखिए, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अध्ययनशीलता शिक्षण के लिए, ये भी अच्छी बात है, अध्ययन भी होना चाहिए, बिल्कुल है। उच्च सिफारिश है, देखो शिक्षा के लिए ये कोई अब नहीं होता, या देखो यहाँ पे ये वो ऑप्शन गलत हो गया तो ये भी देखो कि सभी तो नहीं होंगे। अब बचा कौन, या तो अध्ययनशीलता आएगा या शिक्षण अभिवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षण की व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है शिक्षण अभिवृत्ति। क्या होता है? अभिवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अभिवृत्ति का मतलब मैं आपको बता दूं, अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तुओं के प्रति जो प्रतिक्रिया करने का जो ढंग होता है, कहने का मतलब जो एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण होता है देखने का, कहने का मतलब आप क्या सोचते हो, किसके बारे में आप किस तरह की सोच रखते हो, शिक्षण के बारे में आप कैसा सोच रखते हो, तो ये होता है ध्यान का अभिवृत्ति का मतलब, ठीक है। अभिवृत्ति एक ही प्रकार की नहीं होती है, मैं फिर आपको बता दूं, अभिवृत्ति धनात्मक अभिवृत्ति भी होती है, ऋणात्मक अभिवृत्ति भी होती है। देखो ये ऐसा ही नहीं हो सकता कि आप सामने वाले के बारे में पॉजिटिव सोचो, आप उसके बारे में नकारात्मक भी सोच सकते हो, ठीक है। कुछ भी कैसा भी सोचा जा सकता है। यदि आपके स्कूल में एजुकेशन में यदि आपका शिक्षण अच्छा नहीं है तो आपकी उसके प्रति अभिवृत्ति कैसी होगी? नकारात्मक होगी। और यदि आपके स्कूल में आपको शिक्षण अच्छा करवाया जा रहा है, शिक्षण का तरीका अच्छा है, तो आपके उसके प्रति सकारात्मक क्या होगी? अभिवृत्ति होगी। और यदि दोनों में से किसी भी प्रकार की आपके उनके प्रति अभिवृत्ति नहीं है, न तो सकारात्मक है नकारात्मक है, तो ऐसी अभिवृत्ति को कहा जाता है तटस्थ, अथवा उसको कहा जाता है शून्य। क्या कहा जाता है? उसको शून्य। तो इस प्रकार की अभिवृत्ति भी होती है। फिर देखो, अभिवृत्ति का मतलब इतना ही नहीं होता कि ये देखो अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। समाज के प्रति क्या होती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भी अभिवृत्ति होती है, ठीक है, या कोई समूह होता है तो उसके प्रति भी अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति का सबसे पहले तो आपको अर्थ देखना है, एक नजरिया होता है, एक दूसरे के प्रति देखने का जो सोचने का नजरिया होता है, अभिवृत्ति होता है। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है शिक्षण अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा अध्यापक की कक्षा में समस्या पैदा कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे वो चाहिए बच्चे, आप भी देखते हो, ठीक है, बच्चों का काम ही है ये, लेकिन ध्यान रखना तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगा करके उन्हें दूर करना चाहिए। उसे दंड, देखो दंड के लिए तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया, और जहाँ उसे दंड देना चाहिए उसे दंड नहीं देना चाहिए। ये दंड बिल्कुल जहाँ वर्ड आए वो बिल्कुल गलत होते हैं। उसे दूसरी कक्षा में स्थानांतरित, ऐसा कोई, देखो ये दूसरी कक्षा में स्थानांतरण करना ये ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि बालक को तो दूसरी कक्षा में जा करके भी समस्याएं पैदा करेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि यदि एक बालक समस्या पैदा कर रहा है तो उसको दूसरी कक्षा में भेजने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा, समस्या का समाधान उसी कक्षा में करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारणों को जानेंगे हम, और जान करके उन्हें पता लगाएंगे और फिर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है उसके ऐसे व्यवहार के कारणों का पता लगा करके उन्हें दूर करना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है,
विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, ये कथन है। कैसा है विद्यालय? देखो हमारा समाज एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल है समाज। हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग धर्म के व्यक्ति रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो समाज है उनमें रहते हैं। कोई एकल समाज है, कोई अलग प्रकार का है। तो ध्यान करिए ये बात क्या है कि जो हमारा विद्यालय है, देखो तुलना करो, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो विद्यालय भी तो एक समाज ही है भाई। समाज की तरह वहाँ पे तो भिन्न भिन्न अलग अलग धर्मों से बच्चे आते हैं, अलग अलग जात, अलग अलग कास्ट से बच्चे आते हैं, अलग अलग धर्मावली के बच्चे माने, अलग अलग धर्म को बच्चे मानने वाले आते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य ही तो है, कौन सी गलत बात है इसमें? क्योंकि विद्यालय समाज का छोटा रूप ही तो है, वो भी तो एक तरह का समाज ही है हमारा। तो यहाँ पे बिल्कुल इसके बारे में बात क्या है, ये सत्य है एकदम, ये बात क्या है, सत्य है। और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो ध्यान रखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं साथ के साथ कि आपको कक्षाएं कैसे लगे दोस्तों। अगर यदि आपको कक्षाएं अच्छी लगेगी तो आपके लिए और भी निरंतर कक्षाएं लेकर के आएंगे। देखो क्वेश्चन बस इतना सा के विद्यालय में क्या किया जाना चाहिए। देखो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए, बात ठीक है। किसी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता, सभी धर्मों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। छात्रों की रुचि के अनुसार धर्म का अध्ययन करवाया जाना चाहिए। देखो ये गलत है। कोई जैसे देखो कोई हिंदू से हैं, कोई मुस्लिम समुदाय से हैं, कोई सिख हैं, तो अलग अलग छात्र आएंगे तो फिर ये तो संभव नहीं है। और उनके बारे में सभी देखो, ऐसे विद्यालय को करवाना भी नहीं चाहिए वैसे, कि छात्रों की रुचि के अनुसार अलग अलग धर्म का अध्ययन करवाना चाहिए। और इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बालकों को सभी धर्मों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और बिना किसी भेदभाव के उनसे ध्यान रखेगा, सभी धर्मों के बारे में उनको अच्छी, जो भी धर्म अच्छी बात बताता है उन धर्मों के बारे में सभी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है, ध्यान रखना, सभी धर्मों को अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। और दोस्तों आप विश्वास मानिए, आपके अच्छे अंक आएंगे, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ को देखा है। और पूरा समय देख करके आपको वीडियो देखना है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी देखना है, इसे जल्दी से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो शिक्षण व्यवसाय से प्राप्त अपनी आमदनी को बढ़ाने हेतु, देखो देखो शिक्षण जो व्यवसाय होता है तो उसे जो प्राप्त आमदनी है उसको बढ़ाने के लिए शेयरों का धंधा करेंगे, ठीक है। शेयर मार्केटिंग का काम करेंगे। ट्यूशन करूँगा, क्या करूँगा, ट्यूशन नहीं। कंप्यूटर पर कुछ काम करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो शिक्षण व्यवसाय है आमदनी को अपनी अच्छी बढ़ाने के लिए आप क्या लिखेंगे, पुस्तकें लिख सकते हो, बढ़िया। तो उससे भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी बालकों को पढ़ने को मिलेगी और इससे आपकी जो आमदनी है वह भी बढ़ेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका आता है पुस्तकें लिखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या है, ग्रामीण इलाके। तो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके के लोगों की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर क्या है, यहाँ पे कम हो रही है। और यहाँ की साक्षरता दर कम होने का सीधा सीधा कारण आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्या है। उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की इच्छा। देखो अगर यदि विद्यालय में भेजेंगे वो बालकों को तो साक्षरता दर कम क्यों होगी, तो ये ऐसा तो नहीं है, तो एक कारण नहीं है, ठीक है ना। भेजने की इच्छा, अगर भेजेंगे तो शिक्षा दर कम नहीं होगी। यहाँ कम के बारे में पूछा गया है, ध्यान भी दें कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको वहाँ पे सोल्व करना है। शिक्षा दर कम होने का कारण पूछा है, उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति। देखो ये बात ठीक लगी, थोड़ा रुक जाए, लेकिन और भी ऑप्शन देखें, एक ही ऑप्शन पे आपको आंसर नहीं देना। ग्रामीण विद्यालयों में अच्छी शिक्षण सुविधाओं में कमी। देखो ग्रामीण सुविधा ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी शिक्षा अच्छी ही दी जाती है, उपयुक्त तो होंगे नहीं इनमें से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कौन से क्षेत्रों की, ग्रामीण इलाकों की, जो साक्षरता दर कम होने का उनका है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो साक्षरता दर कम होने का कारण ये नहीं है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अपने बच्चों को वो जल्दी ही क्या करते हैं, अन्य कोई और काम धंधे में लगा देते हैं या अन्य और बिजनेस में लगा देते हैं जिससे वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है। और वह ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो इसी के कारण ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता दर है मित्रों वो क्या होती है, कम होती है। देखो कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के पूर्व से अध्यापक को पाठ्य पुस्तक का विस्तार पूर्वक
स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर तकनीकी, ठीक है, एक होती है हार्डवेयर तकनीकी और एक होती है सॉफ्टवेयर तकनीकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उससे पूर्व अध्यापक को पाठ्य पुस्तक का जो पूर्वक जो स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है ना, उनको बताना चाहिए कि क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं है। तो ये ऐसा करना क्या सही है कि नहीं है, अपने पाठ्य पुस्तक के बारे में विद्यालय को बताना, तो ध्यान रखना, अध्यापक को बताना, तो ये बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ऐसा बिल्कुल करना चाहिए, उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं है। तो ये सब कुछ बताना कक्षा शिक्षण में हार्डवेयर तकनीकी के प्रयोग से पहले कर लेना चाहिए अध्यापक को। आपने एक शिक्षक बनना ही क्यों तय किया? चलो सभी दोस्तों से पूछता हूँ जो सामने बैठे हुए हैं सभी से, आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? तो क्या आप ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकते हैं, कमा सकता हूँ इसलिए इसलिए एक शिक्षक बनाऊँ, या मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर बनाऊँ, या शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है इसलिए बना हूँ, या मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता इसलिए शिक्षक बनाऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, ये गलत बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ में सबसे अच्छा है कि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है इसलिए मैं एक अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने एक अध्यापक बनने को तय किया है कि मैं अध्यापक बनूंगा, और मेरा जो इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने में उसको मैं आगे और भी बच्चों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़े और ज्ञान का और भी लुत्फ उठा सकें। देखो दोस्तों, कक्षा में मस्तिष्क उद्दोलन, देखो उद्दोलित करने की विधि है, ठीक है ना, उद्दोलन, इसको उद्दोलन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है, मैं आपको पहले इसका मतलब बता दूं कि मतलब ऐसा कि दिमाग में हलचल मचनी चाहिए एकदम, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में किस किस तरह से सोच सकते हैं। तो ध्यान एक तरह से एक ही क्वेश्चन को लेकर के मतलब उसके बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, ऐसी विधि बोलते हैं, मस्तिष्क उद्दोलन विधि बोलते हैं इसको वैसे। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा में मस्तिष्क उद्दोलित करने की जो विधि है में छात्र विकसित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसकी कल्पना शक्ति को किया जा सकता है, या उसकी चिंतन सोचने की जो प्रवृत्ति उसको विकसित किया जा सकता है, या स्वानुन्वेषण की क्षमता को विकसित किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों बताइए इसमें क्या सही है? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है स्वानुन्वेषण। मस्तिष्क उद्दोलित के द्वारा, ध्यान रखिएगा, स्वानुन्वेषण का मतलब होता है कि वह स्वयं उन चीज़ों का क्या कर सके, विश्लेषण कर सके, उनका संश्लेषण कर सके, उनको देख सके कि ये किस तरह से सही है और किस तरह से सही नहीं है। तो ध्यान रखिए, इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है मस्तिष्क आंदोलित करने की जो विधि होती है, ये छात्रों के द्वारा विकसित की जा सकती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार की आपके लिए कक्षाएं लेकर के आऊँगा, और अधिक से अधिक धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए सरल होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, आज की जो ये क्लास है कैसी लगी है हमें ज़रूर भी बताइए। धन्यवाद।